In this class, we are going to study about the kingdom Monera. So we have already studied what are the 5 kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So we have to study the 5 kingdom system in detail, that is it was given by R.H. Whitaker. So this is the first kingdom out of those 5 kingdoms, and it is also the most ancient kingdom. For example, in this case, the Archaebacteria that we are going to study, it is the most ancient organism group. So this group includes all prokaryotes, and we know what is prokaryotes, यानी कि यहाँ पर ये पूरे किंगडम में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर में मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो इनके जो न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल होते हैं एक प्लेस पे बाउंड होते हैं, उस प्लेस को कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड पाया जाता है और इसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रो यानी कि प्रिमिटिव और कैरियो यानी कि न्यूक्लियस की बात होती है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके साथ साथ जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते या सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट in prokaryotes nuclear membrane will be absent, and also all membrane based cell organelles would also be absent in this case. So these are the organisms who are included under prokaryotes. So whatever be the category, whichever organism we are studying, it is for sure that that organism would have certain features, and those features might be mesosomes or certain other features which we are going to study later, but they will not have any membrane bound cell organelle, be it a single membrane bound or double membrane bound like nucleus. So we first include these two categories, that is the Archaebacteria or Eubacteria. So we have seen that in the 6 kingdom classification system, Archaebacteria is a separate kingdom and Eubacteria is a separate kingdom. But we are studying here 5 kingdom classification system. तो यहाँ पर जो मोनेरा है वो किंगडम है। इन दोनों को हमें किंगडम नहीं समझना है, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर.एच. व्हिटेकर की। तो यहाँ पर इन दोनों को किंगडम नहीं मानेंगे, यहाँ पर मोनेरा को किंगडम मानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन मोनेरा को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया पूरे अर्थ का सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होता है और उससे पुराना एक सर्टेन हाइपोथेटिकल कैटेगरी होता है जिसे कहते हैं प्रोजीनोड्स। तो अगर हम इस आर्कीबैक्टीरिया से पीछे जाएं टाइम में तो हमें क्या मिलेगा? या तो प्रोजीनेट्स या फिर इसी से मिलता जुलता लूका भी कहते हैं। तो लूका का मतलब है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यानी कि इवोल्यूशन में वो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के जैसा कुछ स्ट्रक्चर जो कि अर्थ पे आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स यानी कि इन सभी का कॉमन एंसेस्टर जिसे माना जाता है उसे हम लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर बोलते हैं, और उसी से मिलता जुलता होता है प्रोजीनोड्स। तो अगर हम इस बात पे डिस्कशन करें कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया है वो कहां से आए होंगे, तो वो आए थे प्रोजीनोड से, और प्रोजीनोड से मिलता जुलता ही लूका होता है जिसे हम कहते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। So these are not very much in our syllabus, but we are just discussing here for the sake of origin of Archaebacteria. तो Archaebacteria को तो हम कह रहे हैं कि it is the most ancient heterogeneous group of Monera, लेकिन इससे भी तो ancient कुछ हो सकता है ना। तो Archaebacteria से ancient होता है Progenodes या फिर Leuca. So these are the normal common ancestor of all living organisms present on earth. तो अगर हम प्रोजीनोड्स और लूका को छोड़ दें तो अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे पुराना है, एंड दैट इज द आर्कीबैक्टीरिया ऑफ द किंगडम मोनेरा। सो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये मोस्ट एंशिएंट हो गया और ये हेट्रोजेनस ग्रुप है। हेट्रोजेनस का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाने वाले हैं, यहाँ पे एक टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। तो ये था हमारा पहला ग्रुप यानी कि आर्कीबैक्टीरिया। अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें यानी कि यूबैक्टीरिया,
तो यू बैक्टीरिया में बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं और आर्की बैक्टीरिया के करोड़ों साल बाद यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ था। तो इन दोनों को हम एक किंगडम में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों जो कैटेगरीज हैं आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया काफी पास होंगे टाइम में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्की बैक्टीरिया के करोड़ों साल बाद यू बैक्टीरिया अर्थ पे फॉर्म हुआ था या यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ था अर्थ पर। सो यू बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, या इन्हीं का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो पहले इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते थे, अभी हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज द न्यूअर नेम। इसके अलावा हम मॉलिक्यूल्स को मान सकते हैं। मॉलिक्यूल्स एक फाइलम होते हैं, लेकिन उन्हीं एक क्लास है जिसके अंदर ये जो माइकोप्लाज्मा है एक जीनस की तरह है। यानी कि हमने पढ़ा था कि क्लास के नीचे ऑर्डर होता है, ऑर्डर के नीचे होता है फैमिली, फैमिली के नीचे होता है जीनस और जीनस के नीचे स्पीशीज। तो स्पीशीज के बाद जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम सब स्पीशीज या वैरायटी या रेस कहते हैं। बट इन जनरल मॉलिक्यूल्स जो फाइलम है या क्लास कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, उनके अंदर जो माइकोप्लाज्मा है वो एक जेनरा है। तो हमें स्टडी करना है माइकोप्लाज्मा को भी, पूरे मॉलिक्यूल्स को हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन उनमें माइकोप्लाज्मा को हमें पढ़ना है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा बहुत ही ज्यादा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नाउ वी कम टू द अदर ग्रुप एंड दैट इज द नॉर्मल बैक्टीरिया, जिसे हम नॉर्मली मानते हैं कि इस पूरे मोनेरा में बैक्टीरिया ही होते हैं। तो बैक्टीरिया का एक स्पेसिफिक टाइप है जिसे हम सिर्फ बैक्टीरिया बोलते हैं, ना कि आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया भी इसी ग्रुप के अंदर में आता है। इसके अलावा एक्टिनोमाइसिट्स है, जैसे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। हमें इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे कि ये जो एक्टिनोमाइसिट्स है ना, इनसे हमें बहुत सारा एंटीबायोटिक मिलता है। फिर आते हैं क्लैमाइडिया, स्पाइरोकीट्स, मिक्सोबैक्टीरिया और रिकेट्सिया। So these are the categories of organisms which we have to study under यूबैक्टीरिया। और अलग अलग चैप्टर्स में, खासकर जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाले चैप्टर है, उसमें इनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इनके अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग टाइप के डिजीजेज वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहला कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे प्रिमिटिव होते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। अब आर्की बैक्टीरिया के सर्टेन फीचर्स होते हैं। हमारी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनका सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इनके जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो यू बैक्टीरिया से काफी डिफरेंट होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर कौन सा फीचर है जो कि यू बैक्टीरिया के सेल वॉल को या फिर आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। तो वो फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन और सेलुलोज होते हैं नॉर्मली सेल वॉल में, यानी कि प्लांट के सेल वॉल में हम पाते हैं सेलुलोज को, हम बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाते हैं नॉर्मली पेप्टाइडोग्लाइकन को। लेकिन इनमें दोनों नहीं होता है। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो इनमें दोनों नहीं होता है। अब इनमें नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन्स में जो ये जो ग्लाइकन वर्ड है ये कॉम्पोजिट कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये जो सेलुलोज है वो भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। लेकिन हमें ये जानना है कि यहाँ पे जो सेल वॉल है वो तो पॉलीसैकेराइड का बना है, लेकिन वो सेल्यूलोज नहीं है। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप का पॉलीसैकेराइड होगा जिसे हम कहेंगे नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड। और उसके अलावा यहाँ पर सेल वॉल में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। नॉर्मली प्लांट सेल में सेल्यूलोज पाए जाते हैं, यहाँ पर प्रोटीन्स और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है इसका सेल वॉल। उसके बाद हमें पढ़ना है इस ज़ूडोम्यूरिन के बारे में। तो जब हम यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि इसके सेल वॉल में म्यूरिन होता है। तो यहां पर म्यूरिन के जगह पे एक दूसरा स्ट्रक्चर है या दूसरा मॉलिक्यूल है जिसे कहा जाता है ज़ूडोम्यूरिन, और ये सभी आर्की बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। आर्की बैक्टीरिया का एक टाइप होता है जिसे कहते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मिथेनोजेंस में पाया जाता है। तो उसके अलावा अगर हम नॉर्मल एक सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में दो लेयर पाए जाते हैं। अगर हम लिपिड्स की लेयर की बात करें तो नॉर्मली किसी भी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स का दो लेयर पाया जाएगा, यानी कि फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल जिनके अंदर आते हैं, या फिर ऑयल्स और फैट्स हम लिपिड्स के कैटेगरी में ही पढ़ते हैं। तो एक नॉर्मल सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं वो दो लेयर के होते हैं।
लेकिन यहाँ पर इसके सेल वॉल में लिपिड सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर के हैं। तो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन से इसका सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट है, उसके अलावा इसका सेल वॉल भी डिफरेंट है और सेल मेम्ब्रेन जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो भी डिफरेंट है। तो सेल वॉल में कहाँ डिफरेंस है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन और सेलुलोज नहीं है, इसके सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल में प्रोटीन भी पाया जा रहा है। उसके अलावा इसके जो सेल वॉल में जूडोम्यूरिन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर म्यूरिन एब्सेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि लिपिड, अगर हम सेल मेम्ब्रेन में अब आ गए, ऊपर तो सेल वॉल की स्टडी किया हमने, अब हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले लिपिड का एक लेयर है, 2 लेयर नहीं पाया जा रहा है। और उसके बाद हमें ये जानना है कि यहाँ पर ब्रांच्ड लिपिड है, और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर एनसीईआरटी में जो हमने पढ़ा है ना कि जो आर्कीबैक्टीरिया होता है उसमें हीट और पीएच के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो उसका कारण यही वाला लेयर है, यही वाला स्ट्रक्चर है मेनली। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ब्रांच लिपिड्स पाए जा रहे हैं या ब्रांच फैटी एसिड्स पाए जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में, इसकी वजह से जो इसका टॉलरेंस है, यानी कि जो इसका टॉलरेंस इतना ज़्यादा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ये झेल सकता है, या बहुत ज़्यादा पीएच वैल्यू यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक झेल सकता है, ये उसका रीज़न यही ब्रांच लिपिड्स और फैटी एसिड्स हैं। तो इसका सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है, एक लेयर का लिपिड है। दूसरी बात कि इसका जो लिपिड और फैटी एसिड्स है वो क्या है, वो ब्रांच्ड है। तो ब्रांच्ड होने की वजह से इसपे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाता है हीट और पीएच के प्रति। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, एक नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना काफ़ी फ्लूइडिक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता है। लेकिन इन ब्रांच फैटी एसिड्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर काफ़ी रिजिड हो जाता है, फ्लूइडिटी नहीं रहती है उसमें, रिजिडिटी आ जाती है। लेकिन फ़ायदा क्या है उसका, उसका फ़ायदा ये है कि बहुत हाई टेम्परेचर या पीएच फ्लक्चुएशन ये झेल सकता है, तो ये बेनिफिट हो रहा है। तो इस फीचर की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स, दिस आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन वेरी हार्श क्लाइमेट। तो इसी से हम यहाँ पे इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि इनका फॉर्मेशन बहुत ही हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में हुआ था, यानी कि आज से करोड़ों नहीं अरबों साल पहले, आज से यानी कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इनका फॉर्मेशन हुआ था। और उस समय अर्थ पे जो कंडीशन था बहुत ही ज्यादा हार्श था, आज की तरह टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन नहीं था उस समय। तो उस समय उतने मुश्किल एनवायरनमेंट में भी अगर ये आर्कीबैक्टीरिया सरवाइव किया, तो इसी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है, इसी की वजह से वो सरवाइव कर पाया। और खासकर जो इसका सेल मेम्ब्रेन में ये जो ब्रांच फैटी एसिड्स और लिपिड्स है, इसी कारण से आज से करोड़ों या अरबों साल पहले ये आर्कीबैक्टीरिया अर्थ पे सरवाइव कर पाया। तो ये काफी ज्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव करता है। अगर हम आज भी अर्थ पे देखें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाए जाएंगे, या जहाँ पे बहुत ज्यादा नमक पाया जाता है, या फिर ऐसे जगहों पे पाए जाएंगे। तो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स हो गए, एक्सट्रीमली हॉट और सॉल्टी प्लेसेस। इसके अलावा कहीं कहीं पर बहुत ही ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो वैसी जगहों पर ये पाए जाएंगे। यानी कि अभी भी सिंस अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे या फिर जो काफी पुराने अर्थ पर आर्कीबैक्टीरिया जो इतना मुश्किल क्लाइमेट में सरवाइव किया, आज भी उससे मिलता जुलता क्लाइमेट में ये सरवाइव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हॉट सल्फर स्प्रिंग में बहुत ज्यादा एसिड होगा और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अगर हम बहुत हॉट की बात करें तो वहां पे हो सकता है एसिडिटी बहुत ज्यादा ना हो लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, या फिर एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज जहाँ पे कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो। तो उसी के हैबिटेट के बेसिस पर हम इन्हें 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एंड दोज आर मिथेनोजेंस, दोज आर हैलोफाइल्स एंड द थर्ड इज थर्मोएसिडोफाइल्स। तो इन तीनों ग्रुप्स को अब हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में कि इन ग्रुप्स का क्या फीचर है, वो कैसे जगहों पे रहते हैं, वो उनका क्या इकोलॉजिकल रोल है। उनके बेसिस पर हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करके अब इन तीनों कैटेगरी को एक एक करके स्टडी कर। Now we would study about the 3 categories that we just have studied, and that was the methanogens which produce methane, and the halophiles which survive in salty conditions, and the thermoacidophiles which survive in very acidic conditions also. So the first name, that is the methanogens. So name से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर मीथेन जैसा कुछ होने वाला है। सो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट इज दीज आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी कि ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि उस जगह के अलावा किसी और टाइप के क्लाइमेट में ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब ये अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी। और इसके दो एग्जांपल्स बहुत कॉमन है, जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकॉकस। तो ये नॉर्मली ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर ऑर्गेनिक मैटर का डीकंपोजिशन हो रहा है, जैसे कि सीवेज में या लेक के नीचे जहां पर डेड ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वहां पर जब उनका डीकंपोजिशन होता है तो वहां पर ये पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये डीकंपोजिंग इलाकों पर पाए जाते हैं तो क्या ये डीकंपोजर हैं? तो ये डीकंपोजर नहीं होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म डीकंपोज करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा हीट प्रोडक्शन होता है, और जो केमिकल्स डीकंपोजिशन से प्रोड्यूस होते हैं उन केमिकल्स को ये मेटाबोलाइज करता है, और डीकंपोजिशन से जो हीट निकलता है, जो केमिकल्स निकलते हैं, उनसे ये अपना सिंथेसिस करता है फूड का। इसलिए इसे हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। तो दीज आर ऑटोट्रोफ्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज प्रोड्यूस मीथेन एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, यानी कि इनके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होगा उसका एंड प्रोडक्ट होगा मीथेन। तो मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि मीथेन को हम नॉर्मली गोबर गैस प्रोडक्शन में ऑब्टेन किया करते हैं, तो मीथेन जो होता है वो ऑब्टेन करने के लिए गोबर गैस के थ्रू इन्हीं बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो गोबर गैस प्रोडक्शन हमें 12th क्लास में पढ़ना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में। सो गोबर गैस प्रोडक्शन में जो इनका रोल है वो हमें 12th क्लास में पढ़ना है, वहां पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर हम पहले ये जान लेते हैं कि दे आर नॉट डीकंपोजर्स बट आर फाउंड वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज बीइंग डीकंपोज। जहां पर पहले से ही ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोज हो रहा है वहां पर पाए जाएंगे। और वो नॉर्मल कौन से एरियाज होते हैं? तो स्वम्प्स में, जहाँ पे मार्शी एरियाज होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। या उसके अलावा जो कैटल होता है उसका पेट के अंदर एक चेम्बर होता है दैट इज कॉल्ड एज रूमेन। तो कैटल के स्टमक के अंदर अलग अलग चेम्बर होते हैं जिसे हम कहते हैं रूमेन या रेटिकुलम या ओमेसम और एबोमेसम। तो ये सारे चेम्बर्स होते हैं रूमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स में, तो उनके रूमेन में ये सारे पाए जाते हैं नॉर्मली। तो ये आखिर डीकंपोजिशन वाले एरिया में क्यों पाए जा रहे हैं? ताकि जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डीकंपोजिशन होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फॉर्मेट मिथेनॉल, तो इन केमिकल से ये असिमिलेशन करेगा, कार्बन ले लेगा दैट इज CO2 से, और उनसे एनर्जी ले लेगा क्योंकि डीकंपोजिशन से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो इससे क्या होगा कि इसे एनर्जी भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, फिर उससे ये अपना जो मॉलिक्यूल है वो सिंथेसाइज कर लेगा। दैट इज वाई इसे हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, नाउ वी कम टू द अदर पार्ट। तो ये एंडोसिम्बायोट्स की तरह भी रहते हैं। तो सिम्बायोट्स क्या होते हैं? तो सिम्बायोसिस वो एसोसिएशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एसोसिएटेड होते हैं। तो ये प्रोटोजोआ के साथ भी सिम्बायोसिस शो करेगा और रूमेन ऑफ कैटल के साथ भी, कैटल के रूमेन में रहकर कैटल को भी बेनिफिट करेगा। सर्टेन एंजाइम्स ये प्रोड्यूस कर सकता है, या सर्टेन सब्सटेंसेस का डीकंपोजिशन कर सकता है, या फिर सर्टेन केमिकल्स ऐसे हो सकते हैं जो ये प्रोड्यूस करें जो कि कैटल के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो कैटल के जो रूमेन होते हैं वहां पर इनका जो प्रेजेंस है वो एक तरह का सिम्बायोसिस है। लाइकवाइज ये सर्टेन एनारोबिक प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा के कैटेगरी में, तो उनके साथ भी ये एंडोसिम्बायंस का एसोसिएशन शो करता है। सो दिस वाज अबाउट आवर मिथेनोजन, यानी कि ये ऑर्गेनिक मैटर के डीकंपोजिशन वाले प्रोडक्ट से अपना एनर्जी और कार्बन ऑब्टेन करते हैं। ये गोबर गैस यानी कि मीथेन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पे टोटली एनारोबिक कंडीशन हो, जहां ऑक्सीजन नहीं होता है, वहां पर ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर सकते हैं। सो इसीलिए ये हमेशा ऐसी जगहों पर पाएंगे जहां ऑक्सीजन का जनरली कोई चांस नहीं होता है। सो दिस वाज अबाउट मिथेनोजेंस। नाउ वी कम टू हेलोफाइल्स। तो नाम से ही पता चल रहा है हेलोफाइल्स, तो ये बहुत ही ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में पाए जाएंगे। तो आपने केमिस्ट्री में मोलैरिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो इनके लिए, इनके प्रेजेंस के लिए मिनिमम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो चाहिए वो चाहिए 2 to 2.5, और ऑप्टिमल जो होता है वो 4 to 4.5 m यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जरूरत होती है। अब ये जो है ये नॉर्मली ऊपर में हमने देखा कि वो एनारोबिक्स है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो काम करते हैं। ये एरोब्स है, यानी कि इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
और ये बहुत ही ज़्यादा हाई लाइट कंडीशन में पाए जाते हैं, जहाँ सनलाइट काफ़ी एबंडेंट मात्रा में होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो यार इनके लिए लोकेशन क्या हो गया, काफ़ी सॉल्टी एरिया और हाई लाइटेड कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ज़्यादा लाइट में सर्टेन रेडिएशन से ये मर भी सकते हैं, तो उससे बचने के लिए इनके पास एक पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट को कहते हैं रेड कैरोटीनॉइड। तो रेड कैरोटीनॉइड की वजह से जो रेडिएशन होता है काफ़ी हार्मफुल, उससे ये बच जाते हैं। सो इनमें हमने देखा कि ये एरोबिक हैं, ऊपर वाला एनारोबिक था, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करेगा, और ये हेट्रोट्रोफ है, यानी कि ये खुद का खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर में हमने देखा था ये ऑटोट्रोफ था। अब उसके बाद इसका जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है जो वी जस्ट डिस्कस नाउ, मिनिमम कितना है 2 to 2.5 और ऑप्टिमल कितना है 4 to 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये इनके अंदर जो रेड कैरोटीनॉइड्स होता है वो इन्हें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। सो रेड कैरोटीनॉइड्स और हार्मफुल रेडिएशन से ये प्रोटेक्ट कर रहा है इन्हें। उसके अलावा ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके एंजाइम्स, जो ऐसे एंजाइम्स बॉडी के अंदर होते हैं या ऐसे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन में फंक्शन कर सकते हैं, तो इसीलिए ये सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि इनके पास एक स्पेशल तरह का एंजाइम होता है, दैट इज देयर एंजाइम्स फंक्शन ओनली एट हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब नॉर्मली ये बहुत ही ज़्यादा हाई लाइट कंडीशन में पाए जा रहे हैं और ये हैं एरोब्स, यानी कि इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए। अब ये पाए जाते हैं बहुत ही सॉल्टी कंडीशन में, तो जहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम होता है, तो कई बार ये कम ऑक्सीजन का प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे हम सांस की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, उसी तरह ये कम ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो उस केस में ये क्या करेंगे कि इनका अंदर एक न्यू सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोरोडोप्सिन। यानी कि जब कंडीशंस में ऑक्सीजन कम हो जाए या नहीं हो, यानी कि एनारोबिक कंडीशन, नॉर्मली ये एरोबिक है, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये एक डिफरेंट काम करने लगते हैं, दैट इज इनके अंदर एक पर्पल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर एक स्पेशल केमिकल का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोरोडोप्सिन। अब ये जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन होता है एक फोटो रिसेप्टर पिगमेंट होता है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी को यानी कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है वो बायोकेमिकल एनर्जी में। उसी तरह क्लोरोफिल की तरह बैक्टीरियोरोडोप्सिन भी काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि जो सनलाइट का एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और उससे एटीपी सिंथेसिस कर रहा है। और आपने पढ़ा होगा कि एटीपी जो होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, तो जो एटीपी से एनर्जी इसने ऑब्टेन किया उससे ये सर्वाइव कर लेता है। तो नॉर्मली ये तो एरोबिक है, लेकिन ये जो सिंथेसिस हो रहा है बैक्टीरियोरोडोप्सिन का वो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है जहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ये टोटली इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये नॉर्मली एरोबिक है। तो जब इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसके अंदर पर्पल मेम्ब्रेन बनेगा, पर्पल मेम्ब्रेन में बैक्टीरियोरोडोप्सिन होगा, बैक्टीरियोरोडोप्सिन सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा जैसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और फिर ये फॉर्म करेगा एटीपी जो कि एनर्जी का सोर्स होता है इसके लिए। तो ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो इसके एक कॉमन एग्जांपल तो हमने यहाँ पर ही देख लिया, और दूसरा है हेलोबैक्टीरियम, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों इसके कॉमन एग्जांपल है। अब हमारे सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना है वो है देव वाला, यानी कि मिथेनोजेंस हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है। और जो थर्ड कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, तो नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मो यानी कि बहुत हाई हीट कंडीशन में सर्वाइव करेगा, और एसिडो यानी कि काफ़ी एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा। तो हाई हीट का मतलब ऐसा थोड़ी है कि 200 डिग्री में सर्वाइव करेगा, तो ये नॉर्मली 80 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर लेता है। और साथ साथ pH वैल्यू 2, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 7 के नीचे अगर pH होता है तो उसे एसिडिक कहते हैं। तो यहाँ पे pH वैल्यू 2 तक ये सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पा रहा है। और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक ये सर्वाइव कर सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट तक सर्वाइव कर सकता है। अब इसके 3 कॉमन कैटेगरीज हैं, एक है सल्फोबस,
तो ये एक तरह का कीमो हेट्रोट्रोफ है। कीमो हेट्रोट्रोफ जो कि केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके या फिर उनसे केमिकल्स से ऑक्सीजन या फिर केमिकल से किसी भी तरह का सिंथेसिस कर सकता है, अपना मेटाबॉलिज्म कर सकता है, उन्हें बोलते हैं कीमो हेट्रोट्रोफ। नाउ ये फैकल्टेटिव है। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि ये ऐसा भी हो सकता है और ये दूसरा भी हो सकता है। तो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यहां पर हमने देखा था ऑब्लिगेट, यहां पर हम देख रहे हैं फैकल्टेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस कंडीशन में यानी कि कीमो हेट्रोट्रोफ भी हो सकते हैं या फिर ये कीमो ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली ये होते हैं कीमो हेट्रोट्रोफ, लेकिन हॉट सल्फर स्प्रिंग के अंदर ये वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हमें और रेस्पिरेशन में सर्टेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं या ये जो आर्की बैक्टीरिया हैं, ये सल्फर का या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी चीज से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन H2S से निकल के सल्फर बन गया, यानी कि हाइड्रोजन निकला तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब सल्फर में फिर ऑक्सीजन का जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी तो ऑक्सीडेशन होता है। तो इन बैक्टीरिया ने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर बनाया, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बनाया। तो दीज बैक्टीरियाज आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। इसके बाद जो दूसरा है वो है थर्मोप्लाज्मा। तो नाम में ही थर्मो है, इसका मतलब ये जनरली हाई हीट कंडीशन में यानी कि कोल माइंस के अंदर। तो कोल माइंस के अंदर सिर्फ ये वाले बैक्टीरिया नहीं रहते हैं, एक्चुअली में कोल माइंस के अंदर यू बैक्टीरिया भी रहते हैं। तो यू बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो मेन कोल माइंस होते हैं वहां पर हीट का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो थर्मोप्लाज्मा है ये खुद से हीट प्रोड्यूस नहीं करता है वहां पर, लेकिन हीट वहां पर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यू बैक्टीरिया, जो कि दूसरा कैटेगरी हमने पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया के अलावा यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया हीट प्रोड्यूस कर रहा है और उस हीट वाले प्रेजेंस में ये पाया जा रहा है। तो यू बैक्टीरिया जो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करता है, यू बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बाद उस मॉलिक्यूल्स का जो एक्सक्रीशन या जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा वो बैक्टीरिया, उसी मॉलिक्यूल को ये मेटाबोलाइज करते हैं। यानी कि यू बैक्टीरिया जो मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करके निकालेगा उसी बैक्टीरिया उसी मॉलिक्यूल्स को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को ये मेटाबोलाइज करते हैं। तो ये जनरली अकेले नहीं पाए जाते हैं, ये यू बैक्टीरिया के साथ में पाए जाते हैं। और इनमें एक स्पेशल एबिलिटी, ये इनमें वॉल नहीं होता है, एक स्पेशल इनमें एबिलिटी है, इनमें वॉल नहीं होता है। अब सबसे लास्ट है थर्मोप्रोटियस। तो ये ऑब्लिगेट एनेरोब है ऊपर वाले की तरह। ऊपर वाला भी क्या था, ऑब्लिगेट एनेरोब। तो यार इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये जनरली ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर कि गर्मी बहुत ज्यादा हो, नाम में ही थर्मो है यानी कि हीट वाले एरिया में पाए जाएंगे। तो देयर आर सर्टेन जियोथर्मल एरिया जहां पे अर्थ के नीचे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या अर्थ के नीचे जो हीट होता है उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गर्म पानी पाया जाता है, या इन जनरल उन जगहों को हम कहते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग्स या फिर जियोथर्मल एरियाज उन्हें कहा जाता है। तो वहां पर ये नॉर्मली पाए जाते हैं और इनकी खासियत ये है कि ये सल्फर को टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह यूज कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हमें पढ़ना है और लाइकवाइज रेस्पिरेशन में हमें पढ़ना है कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर के बारे में डिटेल में हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 13 में। यहां पर हमें बस इनके बारे में ये याद रखना है कि इनमें सल्फर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है और हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में इसका क्या एक्चुअल मीनिंग होता है। सो ये नॉर्मली जियोथर्मल एरियाज में पाए जाते हैं। ये जियोथर्मल एरियाज सल्फर स्प्रिंग से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन जियोथर्मल एरियाज और हॉट सल्फर स्प्रिंग में डिफरेंस ये होता है कि सल्फर स्प्रिंग में एसिड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनमें उतना ज्यादा एसिड नहीं होता है जितना कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में होता है। लेकिन यहां भी बहुत गर्मी होती है और यहां भी बहुत गर्मी होती है, दोनों जगहों पे बहुत ज्यादा हीट होते हैं। तो सल्फर स्प्रिंग्स से सिमिलर होते हैं इनका एनवायरनमेंट, लेकिन बस एसिडिटी में डिफरेंस है। सो दीज आर द 3 टाइप्स और 3 कैटेगरीज ऑफ थर्मो एसिडोफाइल्स। और हमने देखा कि ये 3 कैटेगरीज आर्की बैक्टीरिया के अंडर में आते हैं
और सबसे ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है मिथेनोजेंस, जो कि अलग अलग चैप्टर्स में भी आएंगे। फॉर एग्जांपल जब हम लोग 12th क्लास में गोबर गैस प्रोडक्शन पढ़ेंगे, वहां पर भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज आएगा। और ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स है, ये बैक्टीरिया हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, वहां पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक रेफरेंस आता है, वहां पर इसके बारे में हम और भी ज्यादा पढ़ेंगे। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट कैटेगरी, जो कि हमने पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया है। अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, जिसमें कि बहुत सारी कैटेगरीज आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोकेट्स, क्लैमाइडिया, रिकेट्सिया, ये सारे कैटेगरीज के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं।